क्लास 9 बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 पैराग्राफ्स पढ़ा, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में बात की जा रही है कि वो बचपन में बहरी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके नर्व्स डैमेज होने लगे और वो बहरी हो गई। और इस बात का पता सबसे पहले उनकी माँ को 8 साल की उम्र में उनके हुआ, जब वो पियानो बजाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया और वो नहीं गई। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब वो 11 साल की हुई, धीरे धीरे उनके मार्क्स ख़राब होने लगे, तब जाके प्रिंसिपल ने कहा कि इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत कम हो चुकी है, इनको अब कान के मशीन की ज़रूरत है, इनको स्पेशल स्कूल में भेजिए। लेकिन एवलिन का ऐसा मानना नहीं था। उनको चाहिए था कि वो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाएं और एक नॉर्मल लाइफ जिएं। एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए जब देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी उसे बजाऊंगी। लेकिन सारे टीचरों ने उसको एक तरह से उसका हौसला गिरा दिया। लेकिन रॉन फोर्ब्स नाम के परकशनिस्ट जो टीचर थे, जो वाद्य यंत्र को बजाते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल को समझा और उनको म्यूज़िक को फील करना सिखाया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, म्यूज़िक को फील करना शुरू कर दिया। अब उसी के आगे से पढ़ना है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट के बाद से, ऑनवर्ड्स यानी उसके बाद से, उन्होंने कभी भी लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूके, यानी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, अपने नौजवान दोस्तों और दल के साथ यूके का टूर किया, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन वो बाहर भी गई। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, शी वॉज 16, वो मात्र 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जीवन में वो म्यूजिक यानी म्यूजिक को ही वो अपना जीवन बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। शुरू में हम लोगों ने जो नाम सुना था संस्था का, जहां वो पहली बार जा रही हैं और 17 साल की हैं, वहीं पर उन्होंने ऑडिशन दिया, एक तरह का टेस्ट दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी उस एकेडमी में हाईएस्ट मार्क्स की सूची में, यानी हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स, उस साल के नहीं, हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स के बराबर उन्होंने जो है मार्क्स पाए। शी ग्रेजुअली मूव्ड, और वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब स्लोली स्लोली, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस पर आ गई। यानी सोलो का मतलब अकेले परफॉर्म करना। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि पहले वो ग्रुप में परफॉर्म करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, यानी अकेले। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 साल का कोर्स पढ़ाई करने के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब देखिए, वो 16-17 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन ली, 3 साल की कोर्स था वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले। कैप्चर यानी पा लेना, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन ने कभी भी किसी भी प्रकार के हीरोइक अचीवमेंट का मतलब आप कह सकते हैं हीरो नहीं बनना चाहती थी, तो वो उस तरह की उपलब्धि उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे कह रही है वो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, आप जरूर वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी यहाँ पर ये कहना चाहती है कि मैं बहरी होते हुए भी इतनी बड़ी म्यूजिशियन बनी, इसके लिए आप मुझे हीरो न बनाइए, बल्कि आप ये समझिए कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप एक ना एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और यहाँ बताया जा रहा है कि और वो सबसे ऊपर पहुँच चुकी थी। उस समय पर
उनसे बड़ा म्यूजिशियन कोई नहीं था। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉट खोजी जाने वाली, एक तरह से सुनी जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी। मल्टी परकशनिस्ट वो होते हैं जो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं, उन पर उनकी मास्टरी होती है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और उनका जो इंटरनेशनल समय सारणी बनी हुई थी, यानी वो एक देश से दूसरे देश में परफॉर्म करने जाया करती थी। और हेक्टिक हो गया था, यानी काफ़ी भागा दौड़ी हो चुकी थी, यानी उनके पास वक्त भी नहीं था। यानी देखिए कुछ समय में ही वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली म्यूजिशियन बन गई थी, जो इंटरनेशनली जाया करती थी परफॉर्म करने। इट इज़ इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग का मतलब होता है आकर्षक। ये बहुत आकर्षक था। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, यानी उनको काम करते हुए देखना जो कि बहुत एफर्टलेसली लगता था, यानी प्रयास रहित लगता था। यानी उनका परफॉर्मेंस देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। विदाउट हियरिंग, अब आप इमेजिन करके देखिए कि बिना सुने कोई आदमी म्यूज़िक के बारे में बात करेगा या म्यूज़िक को बजाएगा तो वो बहुत कोशिश करता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन उनको देखकर ज़रा भी नहीं लगता था कि वो कोई भी काम कर रही हैं तो वो एफर्ट लगा के कर रही हो, बल्कि वो बिना एफर्ट के हर एक काम करती थी, जैसे कि एक सुनने वाला बंदा करता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के बातचीत में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखिए यहाँ पे बातचीत करने में भी वो किसी भी शब्द को मिस नहीं करती थी, यानी वो लोगों की बात भी समझ लेती थी। अब 2 घंटे की बातचीत हुई थी और उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं था कि वो न समझी हो। मैन विथ बशी बियर्ड्स, बशी बियर्ड्स का मतलब घनी दाढ़ी, यानी जिसकी दाढ़ी बहुत घनी होती है, गिव मी ट्रबल। अब यहाँ पे वो कह रही हैं जिनकी दाढ़ी बहुत मोटी और घनी होती है वो मुझे परेशानी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातें समझने में दिक्कत होती है। वही कह रही हैं, शी लाफ्ड, वो हंसते हुए कहती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि सिर्फ होठों को देखकर वो शब्द नहीं समझती हैं, इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखना पड़ता है तब जाके वो चीज़ों को जल्दी समझ पाती हैं। और इसीलिए तो वो किसी की बात एक भी शब्द मिस नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ लिप्स नहीं पढ़ती हैं, साथ ही साथ वो चेहरे को भी पढ़ती हैं, स्पेशली द आईज। और वो कह रही हैं विशेष रूप से वो आँखों को पढ़ती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, यहाँ पर कहना चाहता है, लिल्ट का मतलब होता है एक बोलने का एक्सेंट, तरीका, और वो स्कॉटलैंड की थी जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो वो स्कॉटिश तरीके से फ्लॉलेसली यानी बिना रुके बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो भाषण है वो स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड हियर till I was 11. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब यहाँ पर उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपकी स्पीचेस इतनी क्लियर कैसे होती हैं, तो उन्होंने बता दिया कि मैं 11 साल तक डीफ यानी बहरी नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है और इसीलिए मेरे जो स्पीचेस होते हैं वो क्लियर होते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आ गई और उन्हें जापानीज़ लैंग्वेज कैसे आ गई। यहाँ तक कि जब आप देखोगे तो वो 11 साल तक बहरी हो गई और उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक में ही अपना इंटरेस्ट शो किया। तो उनको ये दो भाषाएं कैसे आई, ये एक तरह का रहस्य बन गया है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को समझाया या बताया नहीं। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के लिए वो एक्सप्लेन यानी बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पोर्स यानी उड़ेल देना, तो यहाँ पे कह रही हैं कि मेरे बॉडी के हर एक पार्ट्स में म्यूज़िक होकर गुजरता है, यानी जब कोई बीट कोई आवाज़ निकलती है तो वो वाइब्रेशन के थ्रू मेरे बॉडी पार्ट्स में फील होता है। यहाँ पे लिखा भी है, इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स का मतलब होता है एक तरह का सेंसेशन। तो वहाँ पर बता रही हैं
कि उनको सेंसेशन होती है स्किन में जब कोई वाइब्रेशन आती है। माई चीक बोन्स, यानी उनके जो चीक बोन्स हैं, गालों की जो गाल के पास की जो हड्डियां हैं, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि उनको अपने बालों से भी महसूस होता है। ये भी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बालों से कोई कैसे सेंसेशन महसूस कर सकता है, तो उन्हें बालों से भी सेंसेशन महसूस होती थी। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, और जब xylophone बजता था तो वो उस चीज़ को कहाँ से सेंस करती थी? अपने फिंगर टिप्स पर, फिंगर के छोर पर। by leaning against the drum, यानी ड्रम के लिए she can feel the resonance, रेजोनेंस का मतलब वाइब्रेशन कह सकते हैं, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी जब ड्रम की आवाज़ होती थी तो वो जो ड्रम की कंपन है वो उनके बॉडी में फील होती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, शी रिमूव्स हर शूज़, अब क्योंकि वो पैरों से महसूस भी करती थी, इसीलिए वो जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती थी तो वो शूज़ नहीं पहनती थी, सो दैट, ताकि वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, बेयर फीट मतलब नंगे पाँव, उनके नंगे पाँव से वो जो वाइब्रेशंस हैं वो महसूस किया जा सके, अप हर लेग्स, और पैरों से भी। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के वो बता रही हैं कि म्यूज़िक को वो कैसे समझती हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स वाइज समझा रहा हूँ। इसके बचे हुए जो पैराग्राफ्स हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। इस वीडियो में बताए गए पैराग्राफ अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।